आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दिए। पीएम मोदी ने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रिमोट दिखाकर उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे को 36 महीने में 22,500 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में हमारे जिन किसान भाई बहनों की भूमि इसमें लगी है, जिन श्रमिकों का पसीना इसमें लगा है, जिन इंजीनियरों का कौशल इसमें लगा है, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी, कानून व्यवस्था की क्या हालत थी, और यूपी में तो हालत ऐसे बने थे कि यहाँ सड़कों पर राह नहीं होती थी और राहजनी होती थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एयरफोर्स ने इतिहास रच दिया। वायुसेना के मिराज 2000 मल्टी रोल फाइटर ने एक्सप्रेसवे पर बनाई गई इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग की और यहां मिराज के फ्लू भी भरा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऑडिट दिवस समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली के CAG कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। बता दें कि आज के दिन को ऑडिट दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन के महत्व इसलिए है क्योंकि आज के दिन ही CAG का गठन किया गया था। CAG कार्यालय में पहले ऑडिट दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक संस्था के रूप में CAG न केवल देश के खातों का हिसाब चेक करता है बल्कि प्रोडक्टिविटी की एफिशिएंसी में वैल्यू एडिशन भी करता है। इसलिए ऑडिट दिवस और इससे जुड़े कार्यक्रम हमारे चिंतन मंथन, हमारे सुधारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। CAG बनाम सरकार, ये सरकारी व्यवस्था की सामान्य सोच बन गई थी, लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया। पहले कहानी से इतिहास लिखा जाता था, अब आज 21वीं सदी में डेटा की जानकारी है और आने वाले समय में हमारा इतिहास भी डेटा के जरिए देखा और समझा जाएगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पहले देश के बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता की कमी के चलते तरह तरह के प्रैक्टिस NPAs बढ़ते गए, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी के साथ पिछली सरकारों का सच देश के सामने रखा। हम समस्याओं को पहचानेंगे तभी तो समाधान तलाश कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 नवंबर यानी कल अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कल सुबह 10 बजे 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल मध्य प्रदेश के दतिया दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राजनाथ मां पीताम्बरा के दर्शन करेंगे, साथ ही खंडेश्वर महादेव के दर्शन कर जलाभिषेक भी करेंगे। गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के NGO इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल का बैन और बढ़ा दिया है। नाइक के NGO पर सबसे पहले नवंबर 2016 को UAPA के तहत बैन लगाया गया था और जाकिर नाइक पर भारत में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वे भारत में वंचित हैं और उस पर आरोप है कि उसके भाषण विवादित थे जो कि पीस टीवी पर दिखाए जाते थे। दिल्ली में IGI हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने एक भारतीय यात्री के पास से 2.5 किलोग्राम सोना जब्त किया है। जब्त किए गए सोने की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि सोने को दुबई से स्पाइस जेट की फ्लाइट में सीट के नीचे रखकर लाया गया था और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में CPCB के डेटा के अनुसार आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 389 दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अब इस मामले की अगली सुनवाई कल यानी 17 नवंबर को होगी।
टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने मुंबई कस्टम विभाग की ओर से 2 घड़ियां जब्त किए जाने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी घड़ियों की कीमत 5 करोड़ नहीं बल्कि 1.5 करोड़ रुपए है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने एयरपोर्ट पर खुद ही जाकर कस्टम के अधिकारियों को अपनी घड़ी सौंपी थी। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में गायों के संरक्षण के लिए लगभग 200 विशाल गौ संरक्षण केंद्र और 5,500 अस्थायी गौशालाएं बनाई गई हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने गायों के लिए 520 एम्बुलेंस शुरू करने के लिए यूपी सरकार को धन आवंटित किया है। साथ ही एक कॉल सेंटर बनाया जाएगा जहां दुर्घटना की सूचना मिलने पर 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। जम्मू कश्मीर के पंपोर में केसर की खेतों में खिले फूल पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। महिला पर्यटकों ने बताया कि नवंबर महीने में मध्य में केसर खिलते हैं और हम खास इन फूलों को देखने के लिए आए हैं। इस समय लोगों को इन खूबसूरत केसर के फूलों को देखने के में जरूर आना चाहिए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 113 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 75 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 37 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 59 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 34 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोवोवैक्स वैक्सीन की 5 करोड़ डोज के निर्यात की अनुमति दे दी है। इस वैक्सीन को अभी तक देश में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी नहीं मिली है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट को इंडोनेशिया को कोवोवैक्स की 5 करोड़ डोज के बराबर 50 लाख शीशियों का निर्यात करने की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार ने 18 महीने बाद अमेरिका, ब्रिटेन समेत 99 देशों से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन की शर्त खत्म कर दी है। यात्रियों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एयर सुविधा पोर्टल पर डालना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुछ देशों की भारत के साथ वैक्सीनेशन प्रमाण पत्रों की मान्यता पर समझौता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि पद्मश्री की तरह ही मध्य प्रदेश का पुरस्कार स्थापित किया जाएगा। जनजाति समुदाय के नृत्य संगीत में उत्कृष्ट करने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा। शिवराज ने कहा कि 1 नवंबर स्थापना दिवस के दिन सभी 650 जनजाति कलाकारों को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के कालिंसर दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ने केंद्रीय मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा, यदि केंद्रीय मंत्री राज्य के मंत्रियों को मिलने का समय नहीं देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये लोग जाने वाले हैं। साथ ही सीएम ने अगले 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत पर और महंगाई कम होने की बात कही है, जिसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम यूपीए के कार्यकाल जैसे हो जाएंगे। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने खराब हो रही फसलों का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने बस्तर संभाग के सभी जिला कलेक्टरों और कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं। कवासी लखमा ने कहा कि किसानों की चिंता अब सरकार करेगी। खराब फसलों का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। सूरजपुर में वन विभाग लगभग 5 करोड़ की लागत से तेंदुपत्ता गोदाम का निर्माण करा रहा है, जिसका स्थानीय मजदूर विरोध कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि उनसे बाउंड्री वॉल और गड्ढा खुदाई का काम कराया जा रहा है, जिनकी मजदूरी 3 महीने बाद भी नहीं मिल पाई है। ऐसे में दूसरे जिले से मजदूर लाकर काम कराया जा रहा है। राजिम के फिंगेश्वर में फर्निकेश्वर नाथ कॉलेज के बाहर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने प्रोफेसर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। बता दें कि प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से छात्र नाराज हैं, जिसके कारण उन्होंने कॉलेज के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना मरीज फिर से बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 28 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। कटघोरा विधायक की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 255 हो गई है। बढ़ते कोरोना मरीज ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। ग्वालियर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में बीते 24 घंटे में 37 नए डेंगू के मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें 19 बच्चे शामिल हैं। जिले में अब तक डेंगू से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ग्वालियर में अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 2152 हो गई है। लॉ कॉलेजों में एडमिशन के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा क्लैट के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। 2022 और 2023 दोनों सेशन की परीक्षाएं अब एक ही साल 2022 में ही होंगी। 2022 की परीक्षा 8 मई तो 2023 की परीक्षा 18 दिसंबर 2022 को होगी। अप्रैल मई के महीने में होने वाली कई परीक्षाओं को आयोजनों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है।
भिलाई में कांग्रेस पार्षद सूरज बंछोर की हत्या का मामला सामने आया है। हथखोज वार्ड पार्षद की बंधवा तालाब के पास लाश मिली है और मृतक के शरीर में धारदार हथियार से हमले के निशान मिले हैं। वहीं स्थानीय पुलिस 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शिवपुरी के बदरवास थाना क्षेत्र में पिता पुत्र ने मिलकर गांव के एक युवक की हत्या कर दी। घटना के दौरान तीनों शराब के नशे में थे। बताया जा रहा है कि जिसकी हत्या हुई है वो आरोपियों में से पुत्र की पत्नी का प्रेमी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र में पालतू डॉग की हत्या करने का मामला सामने आया। मथुरा विहार कॉलोनी में एक युवक ने अपने पड़ोसी के पालतू डॉग की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि डॉग के भौंकने से नाराज होकर आरोपी ने लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मारी। आरोपी जबलपुर नगर निगम के पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी का बेटा है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ जवान के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जहां जवान विशाल कुमार के साथ पैसे डबल करने के नाम पर 11 लाख की ठगी की गई और जिसके बाद विधानसभा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल से अपहृत बच्ची को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। अपहरण के बाद आरोपी ने बच्ची को छोड़ने के एवज में 50,000 की फिरौती मांगी थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम सीसीटीवी की मदद लेकर 4 घंटे की घेराबंदी के बाद बच्ची को सकुशल बरामद किया। खंडवा में कोतवाली थाना इलाके में 2 गुटों के बीच में पथराव हो गया। साथ ही 2 बाइक, कार और एक ऑटो में तोड़फोड़ की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों को समझाइश दी। पुलिस के मुताबिक देर रात आतिशबाजी को लेकर दोनों गुटों में विवाद हुआ था। शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2.5 साल पहले गायब हुई युवती का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। मामले में गुमशुदा युवती की बहन ने थाना पहुंचकर टीआई से फिर से गुहार लगाई है। मनीष अग्रवाल नाम के युवक ने उसकी बहन को गायब किया था। वही जानकारी लगते ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जबलपुर में अलग अलग जगह 4 तेंदुए देखे गए हैं और जिससे दहशत का माहौल है। डुमना एयरपोर्ट, ट्रिपल आईटी और बंजारी माता मंदिर के पास तेंदुआ देखा गया है और दोनों ने तेंदुए को घूमते हुए अपने कैमरे में कैद किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। अंबिकापुर में धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। ये टीम दूसरे राज्यों से धान के परिवहन करने वालों पर कार्रवाई करेगी, साथ ही कोचियों पर भी कार्रवाई करेगी। एसडीएम, एसडीओपी समेत राजस्व विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरगुजा कलेक्टर ने टीम गठित की है। महासमुंद जिले में 3-4 दिनों से हो रही बारिश ने धान की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। जिले में 240,000 हेक्टेयर में धान की फसल पक चुकी है और अब किसान कटाई के काम में जुट गए हैं, लेकिन बेमौसम बारिश से खड़ी फसलें भीगने लगी हैं, जिससे किसान चिंतित हैं। वहीं कृषि अधिकारी नुकसानी का आकलन कर प्रकरण बनाने की बात कर रहे हैं।